कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 13, लेक्चर 12 है। लेक्चर 12 कर, कोई बात नहीं। लेक्चर 12 का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की जो सिचुएशंस पढ़ रहे थे, एग्जांपल्स, उनको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये एग्जांपल्स आपके लिए इसलिए बहुत जरूरी है कि एग्जाम में कंफर्म में इन एग्जांपल में से वो केस स्टडी में से कुछ ना कुछ एग्जांपल जरूर पूछेगा, और इसमें से बहुत से कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो आप आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड स्लो रखी है, क्योंकि यहीं से हमारे कंसेप्ट्स बनेंगे। अगर ये सारी सिचुएशन आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो यूँ समझिए कि आपके सामने आधे से ज़्यादा ऑडिट खुल के आ गया, अगर ये सारी सिचुएशन आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो जरा मुझे साथ साथ मेरे चलते जाइए, इसमें से जो हमने एग्जांपल्स कवर कर ली हैं वो मुझे आप टिक करवाते जाइएगा, बाकी फिर मैं डिस्कस करता जाऊंगा। सबसे पहले इंटेंडेड सेल ऑफ शेयर्स आर बिजनेस। अगर कंपनी का डायरेक्टर्स का इरादा है या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का इरादा है कि ऑडिट करवाने के बाद जल्द ही बिजनेस को बेच देना है, शेयर्स को बेच देना है, तो कोई रिस्क है? क्यों रिस्क है? जिससे पूछूं वो बताए क्यों रिस्क है? क्योंकि मैनेजमेंट या शेयर होल्डर एसेट्स को ओवरस्टेट करेंगे। क्यों ओवरस्टेट करेंगे? ताकि प्रॉफिट और एसेट्स ज्यादा होंगे तो उन्हें शेयर की बिजनेस की अच्छी वैल्यू मिलेगी। और सिमिलर रिस्क होता है जब बैंक से लोन लेने के लिए जाएं, ताकि ज्यादा लोन लेने के लिए एसेट्स को हायर अमाउंट पे शो करवाया जाता है। फिर हमने स्टडी किया अनयूजुअल ग्रोथ ऑफ सेल्स। सेल्स में अनयूजुअल ग्रोथ हो, क्या रिस्क है? सेल्स की ओवरस्टेटमेंट का। लेकिन जब अनयूजुअल डिक्रीज ऑफ सेल्स हो तो इसमें अंडरस्टेटमेंट का रिस्क नहीं है, बल्कि इसकी बजाय क्या रिस्क है? ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का। कि इन्वेंट्री सेल नहीं, भाई सेल्स का इन्वेंट्री से क्या ताल्लुक है? इन्वेंट्री अगर सेल नहीं हो रही तो इसका मतलब है इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई है, उसको एनआरवी पे राइट डाउन करना है। और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वेंट्री खुद मैन्युफैक्चर भी कर रही है, तो फिर जिन इक्विपमेंट के जरिए से, प्लांट के जरिए से वो इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर हो रही है, वो प्लांट भी इम्पेयर्ड हो गए। ये ज़हन में, इसका मतलब यह हुआ डिक्रीज इन सेल्स का इफेक्ट दो जगहों पे जाएगा, इन्वेंट्री पे भी और फिक्स एसेट्स पे भी। इन्वेंट्री भी ऑब्सोलीट हो गई, फिक्स एसेट भी इंपेयर हो गए। जब कभी डिक्रीज इन सेल्स हुआ तो इन्वेंट्री भी ऑब्सोलीट हो गई, फिक्स एसेट्स भी इंपेयर। इसकी इंडिकेशन है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। मैनेजमेंट्स बोनसेस बेस्ड ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अपना बोनस हासिल करने के चक्कर में मैनेज प्रॉफिट को ओवरशेट करी। अच्छा, इस रिस्क का इफेक्ट किस एरिया पे जाएगा? मैनेजमेंट बोनसेस बेस्ड ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसका इफेक्ट तो हर एरिया पे जाएगा, हर इनकम, हर एक्सपेंस पे, क्योंकि प्रॉफिट को ओवरशेट करने के लिए सीएफओ कोई भी इनकम को ओवरशेट कर सकता है और कोई भी एक्सपेंस को अंडरशेट कर सकता है। इसका इफेक्ट किसी एक आधे स्पेसिफिक एरिया पे नहीं है, बल्कि बहुत से एरियाज पे है, तकरीबन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है। तो जिस रिस्क का इफेक्ट किसी स्पेसिफिक एरिया पे हो उसे हम ऑडिट की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? रिस्क एट एग्जर्शन लेवल। और जिसका इफेक्ट बहुत से एरियाज पे हो ये रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इनमें से कुछ रिस्क ऐसे हैं इक्का दुक्का जो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। आगे चल, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एट ईयर एंड। ईयर एंड पे बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस की गई हैं। किस लिए की गई? टारगेट्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, टारगेट को अचीव। दुनिया में सबसे ज्यादा जो फ्रॉड होता है ना जिस ट्रांजैक्शन में, वो है सेल्स की ट्रांजैक्शन। इसलिए आपने देखा होगा जो रेवेन्यू के ऊपर बहुत से स्टैंडर्ड भी है, शायद काउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, उसमें रिवीजन भी ज्यादा हो रही होती है। इसलिए कि रेवेन्यू हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट क्रिटिकल एरियाज होता है नॉर्मली एक प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी में। तो जो सबसे ज्यादा सेल ट्रांजैक्शन होती है वो सेल्स की। तो ये रेंट पे अगर क्लाइंट ने सिग्निफिकेंट सेल्स रिकॉर्ड की हो तो आपका रिस्क इंक्रीज होगा कि नहीं? कि शायद अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, टारगेट पर प्रॉफिट को अचीव करने के लिए फेक सेल रिकॉर्ड कर रहे हैं। और खास तौर पे जब आपको पता चले ये रेंट के बाद ये सेल रिवर्स भी हो गई है, खास तौर पे जब पता चले तो फिर तो डबल कंफर्म हो गया कि ये फेक ट्रांजैक्शन थी जो बाद में रिटर्न हो गई है या रिवर्स हो गई। जी जी पूछिए। जी 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 जी। अगर क्वेश्चन ये है कि अगर ये रेंट पे डिफेक्टिव इन्वेंट्री है, वो सेल कर दी मैनेजमेंट ने मिल मिला के किसी पार्टी के साथ, और बाद में ये रेंट के बाद इसको रिवर्स कर लिया, ये रेंट के बाद इसको रिवर्स कर लिया, तो ऑडिटर इसको कैसे डील करेगा? भाई यही क्वेश्चन है आपका।
यही क्वेश्चन है ना? चलिए ठीक, सुन लीजिए। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इस तरह का इश्यू हुआ है तो ऑडिटर आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि कोई डिफेक्टिव इन्वेंट्री रिटर्न की गई है। पहली चीज देखें, ईयर एंड अगर 31 दिसंबर है ना, तो ऐसा नहीं होता ऑडिटर 31 दिसंबर पे सारा ऑडिट करके घर चला जाएगा। वो ईयर एंड के बाद भी 2-2.5 महीने क्लाइंट की प्रेमिसेस पे बैठा रहता है। आपने लॉ में शायद पढ़ा होगा, ईयर एंड के बाद 4 महीने होते हैं जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करवा के देनी, शेयर होल्डर को भिजवानी होती है। तो ऑडिटर ईयर एंड के बाद तो जो 1.5-2-2.5 महीने वो बैठा हुआ है, इस अरसे में जो सेल्स रिटर्न हो रही होंगी उसे उनका पता चल जाएगा कि नहीं। तो एक तरीका तो यह है कि अगर डिफेक्टिव सेल्स क्लाइंट ने की हुई है या फेक सेल की हुई है तो ईयर एंड के बाद रिटर्न्स ऑडिटर देख लेगा, बड़ी बड़ी रिटर्न कौन सी है जो अब नॉर्मल है, वहां से आइडेंटिफाई हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, बाज़ औक़ात ऑडिटर जब ईयर एंड पे डेटर्स को कंफर्मेशन लेटर सेंड करता है ना, ये पूछने के लिए कि आपने इस कंपनी के कितने पैसे देने हैं, आपने इस कंपनी के कितने पैसे देने हैं, ये पूछना चाहिए ना ऑडिटर, कंफर्मेशन लेटर सेंड। तो उसमें डेटर बता सकता है कि भाई मैंने इतने पैसे नहीं देने, और आगे रीजन लिखेगा, इन्होंने 2 मिलियन की इन्वेंट्री तो मुझे 2 नंबर भेज दी थी, वो डिफेक्टिव थी, वो इन्वेंट्री थी ही नहीं जो मैंने ऑर्डर की, वो मैंने रिटर्न कर दिया। तो उस कंफर्मेशन से भी ऑडिटर को पता चल जाएगा कि ईयर एंड पे कोई डिफेक्टिव इन्वेंट्री सेल की गई है जो ईयर एंड के बाद रिटर्न हो गई है। तो पहली चीज ये कैसे प्रोसीजर परफॉर्म करके पता चलेगा कि डिफेक्टिव इन्वेंट्री सेल की गई है, पता चल गया। अब दूसरा सवाल यहाँ पे क्या राइज होता है, दूसरा सवाल ये था, बस थोड़ी सी जरा खोल दीजिए ऊंची कर दे। दूसरा सवाल यहाँ पे ये राइज होता है कि जब पता चल गया डिफेक्टिव इन्वेंट्री क्लाइंट ने की है तो ऑडिटर ने करना क्या है। याद रखिए 2 चीजें करनी है, जिस स्टूडेंट को दोनों चीजें याद होंगी इंशाल्लाह एग्जाम में पास होगा। 2 चीजें कब, जब पता चल जाए क्लाइंट ने कोई डिफेक्टिव इन्वेंट्री की सेल की थी ईयर एंड पे जो ईयर एंड के बाद रिटर्न हो गई, ऑडिटर ने 2 चीजें करनी है। पहली चीज, ईयर एंड पे जो सेल था उसको रिवर्स करवाना, क्योंकि ये जेन्युइन सेल नहीं है, ईयर एंड पे सेल को। दूसरा काम क्या करना है भला, इन्वेंट्री को एनआरवी पे रिकॉर्ड करना है, इन्वेंट्री को एनआरवी पे रिकॉर्ड करना। ये दोनों आप एग्जाम की केस स्टडी में लिखेंगे तो फिर पासिंग मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट ये पूछता है, अभी आगे ना स्टूडेंट ने, अभी एग्जाम में नहीं पूछता लेकिन स्टूडेंट ने प्रैक्टिस का कंसेप्ट जेन में रखे पूछा, सर जो इन्वेंट्री को एनआरवी पे राइट डाउन करना है, कौन सी इन्वेंट्री जो रिटर्न हुई है वो वाली के जो पड़ी हुई है हमारे पास वो भी सारी इन्वेंट्री, डिपेंड करता है डिफेक्ट के ऊपर। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है फिर सारी की सारी करनी पड़ेगी, और अगर वो वैसे कोई तोड़फोड़ मिस हैंडलिंग की वजह से, लोडिंग अनलोडिंग की वजह से डिफेक्ट हो गया तो फिर सिर्फ उसी इन्वेंट्री को करना पड़ेगा। मैं क्लियर हुई है बात? आगे चलते हैं। ये सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एट ईयर एंड समझ आ गई आपको? इसमें खास तौर पे हमें रिसर्च क्या बताती है, सबसे ज्यादा कौन सी ट्रांजैक्शन ईयर एंड में रिकॉर्ड की जाती है, सेल्स। लेकिन ये बाकी ट्रांजैक्शन पे भी अप्लाई होता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ये नहीं, अच्छा आपको पता है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान में होते हैं वो ज्यादातर किस करेंसी में होते हैं, डॉलर में होते हैं। तो लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पाक रुपीज में बनती है, तो हमने डॉलर की ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट करना होता है पाक रुपीज में, पाक रुपीज में। तो अब आप कहेंगे सर ये कौन सा मसला है, आज डॉलर का जो भी रेट है 185 फॉर एग्जांपल, आज हमने $1 की चीज खरीदी तो कर दें एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट 185 से। हाँ ये अच्छा, ये एट टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन ये एंट्री ठीक है, लेकिन ये एंड पे जाके आपने रीस्टेट करना होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स और लायबिलिटीज को बैलेंस शीट डेट पे। ये पढ़ा हुआ ना आपने? हाँ, क्लाइंट ये बैलेंस शीट डेट पे रीस्टेट नहीं करता, और अगर पढ़ा हुआ है तो मुझे बताएं। अब देखते हैं कौन ऐसा माइकल लाल क्लास में बैठा है जो सवाल का जवाब देता है। हमने मशीनरी मंगवाई है $1 मिलियन की, रेट है 185 का। जिस दिन मशीनरी मंगवाई 30 नवंबर को, उस दिन 185 मिलियन मशीनरी डेबिट, 185 मिलियन पेएबल क्रेडिट। ये एंड आ गया, डॉलर का रेट पहुंच गया 200 पे। बताइए कुछ करना है कि नहीं करना? 15 मिलियन की एंट्री पड़ेगी, 15 मिलियन से लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। अब 200 मिलियन पे आ जाए। डेबिट क्या होगा, एसेट डेबिट होगा कि एक्सपेंस? एक्सपेंस होगा। कितने स्टूडेंट का ख्याल है एसेट होगा, कितनों का ख्याल है एक्सपेंस होगा? शाबाश, वही एक्सपेंस ही होगा लॉस में, बिल्कुल ठीक है, एक्सपेंस ही होगा। ये आपने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। शाबाश। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रिस्क, एक छोटा रिस्क होता है क्या, एक छोटा रिस्क होता है क्या कि जो ये एंड पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, आपको पता है समंदर के जरिए होती है, तो कुछ गुड्स इन ट्रांजिट होंगी, वो हो सकता है अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड ना की गई हो, एक रिस्क। लेकिन ये रिस्क छोटा है। बड़ा रिस्क पता है क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, कि जो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन है
उसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड नहीं किया गया होगा। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस को एक्सपेंस में रिकॉर्ड नहीं किया गया होगा जो आपने करना। यानी क्लाइंट ने 185 की ही एडजस्टमेंट डाली होगी, उसको 200 मिलियन पे नहीं लेके गए होंगे। बैलेंस शीट डेट पे जो लायबिलिटी पे करनी है, डॉलर का रेट बढ़ने से उस लायबिलिटी को बढ़ जाना चाहिए कि नहीं बढ़ जाना चाहिए। क्लाइंट ने ये एडजस्टमेंट नहीं की होगी, या तो बिल्कुल ही नहीं की होगी, या की होगी तो एक्सपेंस की बजाय, गेन लॉस की बजाय की अमाउंट में करती होगी। यह है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। समझ आई कहानी? आगे चलते हैं। कैश इज रिसीव्ड और पेड इन एडवांस। कैश जी। अकाउंटिंग किसकी अच्छी है क्लास? बताया मेरी अच्छी है, फिर आप तो बिल्कुल ही फारिग हैं क्लास में। अच्छा, अकाउंटिंग बहुत से लोगों की अच्छी होगी, लेकिन कॉन्फिडेंस किसी का भी नहीं है, ये मैंने साफ लगा लिया। हाँ चलें। अच्छा, एक दो जन हमने क्लाइंट से चीजें खरीदनी हैं 100 रुपए की, उसको 20 रुपए एडवांस दिया, हमने क्या एंट्री करनी है? परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। कह रहे यही परचेजेस डेबिट नहीं होंगी, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट होगा। अच्छा, इसके बाद चीजें रिसीव की हमने और 50 रुपए उस वक्त अदा कर दिए। अब एंट्री एडवांस कितना दिया था? 20 दिया था। इसकी एंट्री बना के दिखाएं तो मन। एक मिनट ठहरे। परचेजेस डेबिट 50 से, एडवांस क्रेडिट, भाई उसे बताने तो दें। एडवांस क्रेडिट 20 से, कैश क्रेडिट 30 से। पहले 50 रुपए दिए थे, 100 रुपए की चीज मंगवाई थी, ये परचेज 70 कर दूं, लेकिन चीजें तो 100 रुपए की आई हैं। मैं बता, ठहर, नहीं भाई ठहर, मुझे पता चल गया आज ये मुहावरा क्यों इजाद हुआ था, ओल्ड इज गोल्ड। हाथी मरा भी 1.25 लाख का होता है। मेरी अकाउंटिंग जितनी मर्जी फारिग हो, इतनी फारिग नहीं है जितनी आप। जब एडवांस पे करते हैं ना, अब अल्लाह करे ठीक हो जाए से, एडवांस पे करते हैं तो एंट्री होती है हमारी एडवांस टू सप्लायर्स डेबिट कैश क्रेडिट 20 से। फिर इसके बाद जब 100 अमाउंट की चीजें आएंगी, ये 100 रुपए की चीजों का एडवांस दिया था, तो परचेजेस 100 से ही डेबिट होगा, एडवांस एडजस्ट होगा 20 से, कैश क्रेडिट होगा 50 से, और शाबाश पेबल क्रेडिट होगा 30 से। और फिर इसके महीने बाद जब 30 रुपए जो ये पे करेंगे तो परचेजेस डेबिट नहीं, पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। शाबाश। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताइए, अगर ये सारी की सारी 100 रुपीज एट टाइम ऑफ डिलीवरी पे करनी होती तो क्या एंट्री होती? परचेज कैश क्रेडिट। खत्म, जिंदगी आसान हो गई कि नहीं हो गई? इसमें जिंदगी मुश्किल। अगर एट टाइम ऑफ डिलीवरी सारी पेमेंट करनी है, जिंदगी आसान। इसीलिए वो कह रहा है यही सब कि अगर आपने सेल या परचेज की है और उसका कैश एडवांस में रिसीव, यानी सेल की है और कैश एडवांस में रिसीव किया है, या परचेज की है कैश एडवांस में पे किया है, तो ट्रांजैक्शन डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए कि नॉर्मली जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो रिसीट्स और पेमेंट की बेसिस पे सेल परचेज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, हालांकि वो सेल परचेज अक्रूवल की बेस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए जब चीजें रिसीट और डिस्पैच हो तब। प्रैक्टिस में पता क्या होता है, आप रेक्टिफिकेशन फाइल में भी ये पढ़ते रहे होंगे। प्रैक्टिस में ये होता है, वो कहता है 20 रुपए कैश दिया तो परचेज डेबिट कैश क्रेडिट 20 रुपए, डिलीवरी आई 100 रुपए की चीजों की 50 रुपए दिए तो परचेज डेबिट कैश क्रेडिट 50 रुपए, और बाद में 30 रुपीज दिया तो परचेज डेबिट कैश है 30 रुपए। और फिर अकाउंटेंट कहता है सर देखें नेट इफेक्ट तो सेम ही है। अच्छा, नेट इफेक्ट सच में सेम ही है, लेकिन उस वक्त अगर ये तीनों चीजें सेम ईयर में रिकॉर्ड हो जाएं, अगर दरमियान में कहीं ईयर एंड आ जाए ना, तो फिर ये ट्रांजैक्शन गलत हो जाती है। यही वो समझा रहा है हमें कि जब भी कैश आप रिसीव कर रहे होंगे एडवांस में या पे कर रहे होंगे एडवांस में, तो हमेशा आपका अकाउंट रिस्क है कि आपका अकाउंटेंट गलती करेगा, अनलेस कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा हो, वो तो गलती नहीं करेगा ना।
ठीक है, हाँ कोई कैफ पार्ट क्वालिफाइड रखा हुआ है तो फिर गलती हो सकती है। फिर आगे चलें। इनकंसिस्टेंसी वाली बात आपको बता दी थी कि जब एक सोर्स और दूसरे सोर्स में कंफ्लिक्ट हो, डिसएग्रीमेंट हो, इनकंसिस्टेंसी हो, कॉन्ट्राडिक्शन हो, तो हमने किसकी बात माननी होती है? जो बाहर की पार्टी होती है कि जो अंदर वाली? किसी की भी नहीं, बल्कि फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके डिसाइड करना होता है कौन सही है कौन गलत। और फर्दर प्रोसीजर क्या होंगे? केस टू केस वेरी करेंगे। फर्दर प्रोसीजर क्या होंगे जो परफॉर्म करने हैं? केस टू केस वेरी करेंगे। ठीक है, अच्छा वैसे मेरे ज़हन में बाज़ चीजें आती हैं आप में ऑडिटिंग का जरा रूह बेदार करने के लिए। ये एसी है, इसको आपने वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करेंगे? एक मिनट ये भाई बताए, ये एसी आप इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर हैं, ये एसी लगाया आज ही लगाया ना, ये नया, आपने इसको वेरीफाई करना है। बैलेंस शीट में इसकी अमाउंट लिखी हुई है 2 लाख, आपने इसको वेरीफाई करना है। एक मिनट है, बस उन्हीं को जी परचेज की नुमाइश देखेंगे 2 लाख है कि नहीं, शाबाश, ठीक है। और गुड रिसीट नोट देखेंगे, शाबाश। और हाँ, इसकी मार्केट में भी जाके वैल्यू देखेंगे। ये अच्छा मार्केट वैल्यू वाला कौन था? शाबाश, मार्केट में भी, क्योंकि ये आपको फर्क पता चल गया 2 लाख का तो नहीं मिलता है? कौन सा? ग्रीक हायर का सस्ता होता है ग्रीक से। ये पता नहीं इन्वर्टर वाला है कि नॉन इन्वर्टर है? नॉन इन्वर्टर है तो ये थोड़ा सस्ता होगा। 1 टन का 1.5 टन का? 1.5 टन का, तो ये मेरा ख्याल है कि कोई 95,000 1 लाख के आसपास का होगा। चले अच्छा, चले 85 नहीं भाई, वो कह रहे हैं डेली बेस पे, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है ना डेली बेस पे रेट बढ़े। चले ठीक है, इसके आसपास होगा। मुझे ये बताइए, फिर आप इसको चला के भी देखना चाहिए कि नहीं? आपने नोट किया बंद पड़ा है तो चला के देखना चाहिए कि नहीं? अगर चला के देखा और चल गया तो आपकी तसल्ली हो गई कि प्रॉपरली वैल्यूड है। लेकिन अगर चला के देखा और नहीं चला, आप कहेंगे सर इसकी इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करें। भाई ठीक है ना, वेरिफिकेशन कैसे चीजों की करनी है, समझ आ रही है? चलिए शाबाश। सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी समझाया था क्या होती है? जी, तो रिलेटेड पार्टी एग्जांपल्स बताइए। रिलेटेड पार्टीज की क्या है? होल्डिंग, सब्सिडरीज, सोसाइटी, कंपनी। और नेचुरल पर्सन में क्या एग्जांपल्स हैं? डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स और उनके रिलेटिव्स। अच्छा, काउंटिंग में हो सकता है किसी और तरीके से रिलेटेड पार्टीज को डिफाइन किया गया हो, लॉ में हो सकता है किसी और तरीके से किया गया हो, लेकिन तकरीबन मिलती जुलती चीजें होती हैं। अल्फाज का फर्क के एसोसिएटेड, होल्डिंग, सब्सिडीज वगैरह, और इनके में जो ऐसे लोग जो की मैनेजरियल रोल प्ले कर रहे होते हैं और उनके रिलेटिव भी। ये ध्यान में रखिएगा, वो एग्जाम में डायरेक्टर के किसी भी रिश्तेदार को अगर केस स्टडी में ले आता है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव के किसी भी रिश्तेदार को केस स्टडी में ले आता है, तो किस लिए ला रहा है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बताने के लिए। एक क्वेश्चन में उसने कहा कि कंपनी का 4 मंजिला बिल्डिंग है कंपनी के पास, 1 मंजिल डायरेक्टर की बेटी है फैशन डिजाइनर, उसका कोई बुटीक है, उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन के तौर पे दे दिया। बताइए क्या प्रॉब्लम है इस ट्रांजैक्शन में? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, जो आर्म लेंथ बेसिस पे रेंट ही नहीं ले रहे, रेंट फ्री, रेंट ही नहीं। तो इसी तरीके से ध्यान में रखिएगा, जब कभी किसी मैनेजमेंट के किसी भी बंदे का रिश्तेदार वो केस स्टडी में डाल देना, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो रिलेटेड पार्टी आ गए। गोइंग कंसर्न इश्यूज। गोइंग कंसर्न क्या होता है? गोइंग, चलती का नाम गाड़ी। गोइंग कंसर्न ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो चल रही है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो चल रही है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही है और अंदाजा है 1 साल चलती रहेगी, हम उसे कहते हैं ये है गोइंग कंसर्न। और अगर पता हो एक ऑर्गेनाइजेशन 1 साल अगले नहीं चलेगी, उसके अंदर अंदर ठप हो जाएगी, तो ये क्या है? नॉट गोइंग कंसर्न। नॉट गोइंग कंसर्न। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन नॉट गोइंग कंसर्न है या मसले मसाइल हैं जो डाउट क्रिएट कर रहे हों, तो उन मसले मसाइल को हमने डिस्क्लोज करना होता है। ठीक है, इसको कहते हैं इवेंट्स या कंडीशन कास्टिंग डाउट ऑन गोइंग कंसर्न। क्या कहते हैं? बोले इवेंट्स आर कंडीशन कास्टिंग डाउट ऑन गोइंग कंसर्न। बता सकते हैं वो कौन कौन से इवेंट या कंडीशन है जो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट कर सकते हैं? एक वन बाय वन। कोई नया कंपैटिटर आ गया और वो सक्सेसफुल कंपैटिटर है, उसकी प्रोडक्ट मार्केट में बहुत चल रही है, इसका मतलब है हमारी तो ठप हो गई। इसके अलावा वन बाय वन आप बताइए। सेल्स डिक्रीज हो गई, सेल्स डिक्रीज हो रही हैं और प्रॉफिट भी कम हो रहा है, बल्कि लॉस हो गया। अच्छा याद रखिए, नॉर्मली
एक साल लॉस होना सिर्फ, तो उससे गोइंग कंसर्न नहीं आता। लेकिन अगर कंटिन्यूसली 2-3 या कई सालों से लॉसेज आ रहे हैं ना, फिर गोइंग कंसर्न का इशू राइज होता है। ठीक है, फिर तो पक्का राइज होगा। तो कंटिन्यूइंग लॉसेज और क्या है, गवर्नमेंट लाइसेंस कैंसिल कर दे, सस्पेंड, एम्प्लॉइज तो छोड़ के जाते रहते हैं कि एम्प्लॉइज जिनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट होती है वो छोड़ के चले जाएं। ठीक है, लायबिलिटीज ज्यादा हो जाएं और एसेट्स कम हो जाएं, शाबाश। मेजर प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाए, ऑब्सोलीट हो जाए। लीगल केसेस बहुत ज्यादा, इतने एक्सेप्शनल केसेस कि अगर कंपनी हार गई तो पे भी नहीं कर, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। ये सारे कंडीशंस हैं। ठीक है, जो डाउट क्रिएट केस स्टडी में जहां कहीं इनमें से कोई भी इवेंट या कंडीशन आ गया ना कि लॉसेस हैं, ठीक है, तो या इस तरह की कोई और चीज, तो आपने फौरन फिर गोइंग कंसर्न की तरफ आ जाना। वो एक और होता है बड़ा, उसका आग लग जाए और आग लगने से एसेट्स जल जाएं और इंश्योरेंस भी नहीं करवाई हुई, तो फिर गोइंग कंसर्न का इशू राइज होगा। आगे चलते, ये गोइंग कंसर्न और रिलेटेड पार्टी समझ आ गया। ये अभी सिर्फ आपको ब्रीफली बताया है, ये पूरा टॉपिक खुल के आगे आएगा, लेकिन उसकी जो मिख थी ना, जिसे कहते हैं मगज, वो सारा मैंने आपको बता दिया है कि इसके जो भी मसले मसाइल होंगे वो भी डिस्क्लोज करने हैं, और जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी उनको भी डिस्क्लोज करना है, और चेक करना है वो आर्म लेंथ बेसिस पे हुई है कि नहीं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंट इनकम एक्सपेंस एसेट्स लायबिलिटीज आर बेस्ड ऑन एस्टीमेट, ये तो बताया था ना कि हर वो इनकम एक्सपेंस जो एस्टीमेट पे बेस कर रहा है उसमें रिस्क है। ठीक है, मिस स्टेटमेंट का मैनेजमेंट अपने एस्टीमेट को रिवाइज कर सकती है बवक्ते जरूरत अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, अंदाजा ये ना कह सकते हैं हमारा अंदाजा चेंज हो गया। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल वीक होने से रिस्क बढ़ता है क्लास में कोई स्टूडेंट, ये जो पीछे 2 रोज हैं इनमें से कोई स्टूडेंट मुझे बता दे इंटरनल कंट्रोल वीकनेस की एग्जांपल। एक मिनट आ रहे इनसे सुनने दो। अच्छा, रिकंसिलिएशन बनना वीकनेस है कि रिकंसिलिएशन ना बनना रिकंसिलिएशन, और क्या वीकनेसेस हैं? बीआरएस स्टॉक काउंट नहीं हो रहा, रिकंसिलिएशन नहीं बन रही, बिल्कुल ठीक है। अप्रूवल्स नहीं हो रही ट्रांजैक्शंस की। सेग्रीगेशन ड्यूटीज, आपको लफ्ज याद है? इसका मतलब क्या होता है ये भी पता है? ये तो बड़ा मुश्किल लफ्ज था। सेग्रीगेशन ड्यूटीज का क्या मतलब है? एक ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्व होना है, ट्रांजैक्शन को सेपरेट कर दिया जाए डिफरेंट टास्क में, और हर टास्क अलग बंदा कर रहा हो, हर टास्क अलग पर्सन कर रहा हो जी। आइडेंटिफिकेशन, फिर इसके बाद लैक ऑफ कॉम्पिटेंस और इंटेग्रिटी इन मैनेजमेंट और एम्प्लॉय, इसमें आपको 4 रिस्क बताए थे, 4 तरह के, 5 थे, हाँ शाबाश भूल गए, 5 थे बिल्कुल। कॉम्पिटेंस एरर, इंटेग्रिटी फ्रॉड, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, और एम्प्लॉयज एजर्शन लेवल। और अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो विड्रॉ भी करता है। एम्प्लॉय इन्वॉल्व होना तो उसको तो निकाल बाहर करते हैं, लेकिन अगर मैनेजमेंट ही फ्रॉड में इन्वॉल्व हो तो ऑडिटर कहता है मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट नहीं करता था। इन्वेंट्री इज हेल्ड एट वेरियस लोकेशंस, आर इन्वेंट्री इज हेल्ड विद थर्ड पार्टी, आर फिजिकल काउंट वाज नॉट डन एट हियर। इन्वेंट्री इज हेल्ड एट वेरियस लोकेशन, आपने देखा होगा कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनकी इन्वेंट्री एक ही जगह पे है, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनकी इन्वेंट्री डिफरेंट लोकेशंस पे मौजूद होती है। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए आप किसी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी का ऑडिट करने के लिए जाएं तो मोस्ट प्रोबेबली उनकी जितनी भी गाड़ियां मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं या हो रही हैं वो एक ही लोकेशन पे होगी। आपके लिए उसको फिजिकली वेरीफाई करना आसान होगा, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिनकी इन्वेंट्री मल्टीपल लोकेशंस पे होती हैं, जैसे कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है, या जैसे कोई बेकरी है, फॉर एग्जांपल ये लाहौर में गोरमे है। अब अगर इनकी आप इन्वेंट्री को वेरीफाई करने के लिए जाएं तो आपको एक जगह पे नहीं, आपको 50 जगह पे इन्वेंट्री वेरीफाई करना मुश्किल हो जाएगा। और प्रैक्टिस में पता क्या होता है, वो मिठाई वही होती है, आपको पहले एक बेकरी में चेक करवा लेते सर ये फिजिकली वेरिफिकेशन कर ले इसके, और फिर आपको दूसरी एक गाड़ी दूसरी बेकरी की तरफ जा रही होती है आपको लेके, और दूसरी गाड़ी में वही मिठाई लोड करवा के आपसे पहले उधर पहुंचा देते हैं, दूसरी दफा फिर वही इन्वेंट्री काउंट कर लेते हैं। इवन 5-5, 6-6 दफा एक ही इन्वेंट्री चेक हो जाती है। ये प्रैक्टिस में, इसीलिए तो ये कहा गया है कि अगर क्लाइंट की इन्वेंट्री वेरियस लोकेशन पे है तो हमारा रिस्क ज्यादा है, उसमें रिस्क और मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, क्योंकि उसको एट द सेम टाइम वेरीफाई करना मुश्किल होगा। ठीक है, अच्छा आप साथ साथ प्रोसीजर भी सोच रहे हैं। उन्होंने कहा सर हम भी अपनी बहुत सी टीम भेज देंगे, बहुत सी टीम। अच्छा, इसके 2-3 तरीके हैं, इसके 2-3 तरीके। चलिए प्रोसीजर की भी साथ साथ आप बात कर रहे हैं तो प्रोसीजर की भी करते हैं। आप अगर इस कंपनी के ऑडिटर हो, इसकी इन्वेंट्री वेरियस लोकेशन पे है, आप एंगेजमेंट पार्टनर है,
आप चाहते हैं कि इस तरह का फ्रॉड ना हो, क्या करेंगे? 1 बाय 1 एट ए टाइम कई लोगों को भेज देंगे, ठीक है, यानी साइमल्टेनियसली स्टॉक काउंट करेंगे एट एवरी लोकेशन, करेक्ट। लेकिन फर्ज कीजिए अगर आपके पास स्टाफ कम है, एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, बताएंगे नहीं, सरप्राइज विजिट करेंगे, उन्हें कहेंगे भाई ये हमारी मर्जी है, हम घूमते फिरते किसी भी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, आपने उधर इन्वेंट्री तैयार कर रखनी है। दूसरा तरीका ये भी है, तीसरा तरीका ये भी है, जो स्टॉक काउंट करें उसको एक एक चेक लगाते जाए। वही ये तो स्टॉक काउंट कर लिया है, अगर वही दोबारा हमारे सामने आ जाए, नहीं, हाँ ठीक है, क्लाइंट कहेगा नहीं ये आपके वाला चेक नहीं, ये इंटरनल ऑडिटर का था, तो हमें पता चल जाएगा। यानी इसको हम प्रैक्टिकली कहते हैं मार्क लगा देना, इन्वेंट्री आइटम्स के ऊपर निशान लगा देना मार्कर से। हम बाज़ डब्बे वाली जो इन्वेंट्री होती है ना, उसके ऊपर साइड पे हम साइन कर लेते हैं, वो परमानेंट मार्कर से, ताकि वही डब्बे अगर दोबारा हमें किसी दूसरी जगह पे वो दिखाने की कोशिश करें तो हमें पता चल जाए कि इसके ऊपर हमने मार्क किया हुआ है, कोई ना कोई छोटा सा साइड पे मार्क, ये इन्वेंट्री काउंट कर चुके। ये नॉर्मली हम जो कीमती होते हैं लैपटॉप मोबाइल वगैरह की इन्वेंट्री को चेक करने के लिए जाते हैं, वहां पे हम इस तरह का काम करते हैं, ताकि एक ही इन्वेंट्री हमें बार बार ना वो रीचेक करा। हाँ, बारकोड की मदद से भी कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके। फिर इसके बाद अगला ये समझ आ गया आपको, वेरियस लोकेशन में इन्वेंट्री हो तो रिस्क है। फिर आगे इन्वेंट्री इज हेल्ड विद थर्ड पार्टी। बात ऐसा होता है इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है, क्लाइंट के पास नहीं है ना जी। बात क्लाइंट की इन्वेंट्री क्लाइंट के पास नहीं है, थर्ड पार्टी के पास। क्या पहले बताइए ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। बात सेल ऑन रिटर्न बेसिस होती है, बात अरेंजमेंट होती है कि हमारे पास जगह नहीं है, कुछ अरसे के लिए आप अपने पास इन्वेंट्री रख लें, जब जगह बनेगी हम इन्वेंट्री मंगवा लेंगे। इस सूरत में कैसे इन्वेंट्री चेक करें? इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जिस जगह पे इन्वेंट्री पड़ी है उधर जाके चेक कर लें। दूसरा प्रोसीजर क्या होगा कि अगर वो दूर है तो कंफर्मेशन लेटर लिख के उस बंदे से पूछ ले कि आपके पास हमारे क्लाइंट की इन्वेंट्री पड़ी है। हाँ, इन्वॉइसेस वगैरह भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल। फिर फिजिकल काउंट वाज नॉट डन एट ईयर एंड। ये तो अभी कुछ 2-3 अटेम्प्ट पहले आएगा, आपने पूछा है कि क्लाइंट ने 31 नंबर ईयर एंड था, इस पे स्टॉक काउंट नहीं किया, 15 जनवरी को स्टॉक काउंट किया, माइनस करेंगे, ठीक है, ये एक स्टेप था। लेकिन ये तो काउंटेंट वाला काम होता है ना, माइनस प्लस करना। ऑडिट वाला काम क्या है? जो ट्रांजैक्शन माइनस प्लस कर रहे हैं उनकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी तो चेक करनी है कि वो ट्रांजैक्शन ठीक है कि नहीं, वो भी तो बताएं। सिर्फ ये ना कहें कि सर परचेजेस को लेस कर देंगे, ये भी बताएं सर पहले परचेजेस को वेरीफाई करने के लिए गुड रिसीट नोट देखेंगे, वेरीफाई हो जाए तो फिर लेस करेंगे। सिर्फ ये ना बताएं कि सेल्स जो है उसकी कॉस्ट को ऐड करेंगे, बल्कि ये भी बताएं सर सेल्स को वेरीफाई करने के लिए उसकी गुड डिस्पैच नोट देखेंगे। अकाउंटिंग में आप नंबर्स के ऊपर फोकस कर रहे होते थे, ऑडिट में आप एविडेंस के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। सिचुएशन वही है अकाउंटिंग वाली, लेकिन हमारा फोकस एज ऑडिटर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होगा। जी, बिल्कुल। अगर आपने सिक्योरिटी के तौर पे, जमानत के तौर पे इन्वेंट्री किसी के पास रखवाई हुई है, उसका भी स्टॉक काउंट हम कर सकते हैं, बिल्कुल हम कर सकते हैं, ठीक है। वो बैंक से, अगर बैंक अच्छी रेपुटेशन का है तो कंफर्मेशन लेटर सेंड करके कंफर्मेशन भी मंगवा सकते हैं, नहीं तो खुद भी जाके विजिट कर सकते हैं। वो उसका राइट, जो बंदा सिक्योरिटी रखवाता है ना उसका राइट होता है, आपने शायद लॉ में पढ़ा होगा, वो जब चाहे तो जाके उसको विजिट कर सकता है, देख सकता है। तो हम कहेंगे आप भाई चल हमारे साथ, तुम्हारी भी तसल्ली हो हमारी भी तसल्ली हो। फिजिकल काउंट वाज नॉट डन एट ईयर एंड, ये क्लियर हो गया। ये खास तौर पे रिकंसिलिएशन जो अपने केस स्टडी में आएगी, क्लियर। अब मानते हैं इन सब में रिस्क होते हैं, और साथ ही साथ आप एक एक दो दो प्रोसीजर भी बता रहे हैं मुझे, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, अब बहाने बहाने से मैं इसी तरह, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में ना वो अनसीन सिचुएशन देगा, मैं आपको तैयार करना चाहता हूँ, ठीक है। आपके छोटे भाई ने, आप भी घर में मौजूद है, आपका छोटा भाई भी मौजूद, आपके छोटे भाई ने आपकी मौजूदगी में वालिद साहब से कहा मैंने कॉलेज की फीस देनी है 50,000 रुपये और किताबें लानी है 10,000 रुपये, मुझे मबरिक 60,000 रुपये दीजिए। तो आप चुप करके खड़े रहेंगे, आप कैसे वेरीफाई करेंगे इस ट्रांजैक्शन को? कॉलेज फीस आप कहेंगे फीस चेक कराओ, वाउचर चेक करवाओ, उसका वाउचर चेक कराओ 50,000 का। और ना सिर्फ ये कि वाउचर चेक कराओ, बल्कि जब पे कर लो ना उसके बाद स्टैंप लगा हुआ दोबारा चेक करवाना। और फिर किताबों के लिए क्या? रसीद। और जब वो आपको रसीद दिखाएगा, आपने रसीद को थोड़ा सा फाड़ देना है, रसीद के ऊपर साइड पे थोड़ा सा क्रॉस लगा देना है। क्यों? महीने बाद दोबारा ना किताबों के पैसे मांग ले। भाई ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एग्जैक्टली। और यही काम आपके वालिदैन को उस वक्त भी करना चाहिए जब वो आपको फीस दे रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। आगे चलें। मैं जब छोटा था ना, अब तो खैर घर से एकेडमी के पैसे लेता था, लेकिन जाता नहीं था एकेडमी।
ये सच में है, मुझे गेम्स खेलने का शौक होता था, घर से पैसे लेके एकेडमी के गेम्स की दुकान में घुस जाता था और 2-3 घंटे उधर गुजार के वापस, घर वालों ने कभी मुझे फिर भी बन गया। हाँ जी बस। अच्छा आगे चलते हैं। लेकिन जिस दिन वो मुझे एविडेंस मांग ले तो उस दिन मैं पकड़ा जाता ना। हाँ पर नहीं, कभी नहीं। अच्छा मजे की बात बताऊं, एक दफा बड़े भाई ने पकड़ लिया था मुझे, वो मैं भी गेम में था, वो भी आ गया। हाँ, फिर हमारे दरमियान एक रिलेटेड पार्टी एग्रीमेंट हुआ। हमने कहा कोई घर जाके नहीं बताएगा। आगे चलते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, अच्छा ये भी डिस्कस हो गया था। ठीक है हमने, अच्छा वो कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें इन्वेंट्री एनआरवी पे राइट डाउन करनी पड़ती है, इन्वेंट्री की वैल्यू इफेक्ट होती है जब सेल या उसकी डिमांड इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही हो, इन्वेंट्री ऑब्सोल्यूट, लॉन्ग स्टैंडिंग इन्वेंट्री हो या इंक्रीज इन, ये बताया था मैंने, बहुत अहम, बहुत अहम। वो आपको देगा बैलेंस शीट, पिछले साल की फिगर 30 मिलियन, इस साल की 40 मिलियन, क्या रिस्क आइडेंटिफाई होता है, इन्वेंट्री बिक ही नहीं रही। कोई 10 को मिलियन की इन्वेंट्री रफली 10 को मिलियन की इन्वेंट्री लग रहा है कि बिक नहीं रही, ऑब्सोल्यूट है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च बाय कंपनी और कंपेटिटर, जब भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स फारग ना, इसी प्रोडक्ट फारग ना, ऑब्सोल्यूट हो जाए क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं रहते। तो जब भी न्यू सेशन के लेक्चर्स आएंगे तो पुराने सेशन के लेक्चर ऑब्सोलीट हो जाएंगे क्या नहीं, क्योंकि वो आउटडेटेड हो सकते हैं। रिस्क हाँ मतलब बिल्कुल जीरो नहीं होते, मैं जो ऑब्सोलीट प्रोडक्ट होते हैं बिल्कुल जीरो नहीं होते, लेकिन उनकी वैल्यू तो कम हो जाती है ना, वो अपडेटेड नहीं होंगे, उनमें लेटेस्ट चीजें डिस्कस नहीं होगी, एग्जामिनर का करंट फोकस के मुताबिक डिस्कशन वगैरह वगैरह जो आपको ओरिएंटेशन में बताई थी। तो उसी तरह ये ज़हन में रखेगा, बिल्कुल जीरो नहीं होती इन्वेंट्री, स्टिल वैल्यूएबल है, स्टिल वैल्यूएबल है। लेकिन लेटेस्ट जो है वो तो जाहिर है ज्यादा वैल्यू, तो लेटेस्ट प्रोडक्ट जब कभी आएगी एग्जिस्टिंग या प्रीवियस प्रोडक्ट्स एनआरवी पे आएगी, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। आगे चलते हैं। डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय, ये तो भी डिस्कशन हुई, ये तो भी डिस्कशन हुई भाई, ये क्लियर। अब वैसे मेरा इरादा नहीं था, लेकिन आप खुद प्रोसीजर बता रहे हैं तो चलें फिर इसका भी बताएं। हमने देखा क्लाइंट की बैलेंस शीट में पिछले, ये हाइब्रिड में से कोई स्टूडेंट बताएगा, हाइब्रिड में से स्टूडेंट बताएगा, कैश की चले हाइब्रिड में से स्टूडेंट बताएगा कोई, क्या बताएगा। पिछले साल हमने देखा इन्वेंट्री थी 50 मिलियन, इस साल क्लाइंट की बैलेंस शीट में इन्वेंट्री है 70 मिलियन। हमारा रिस्क है कि कुछ ना कुछ ऑब्सोलीट इन्वेंट्री पड़ी हुई है, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई, अब उसको राइट डाउन करना है। कैसे पता चलेगा कि किस अमाउंट पे राइट डाउन करना है? शाबाश, उसकी मार्केट वैल्यू। कैसे पता चलेगी मार्केट वैल्यू? लेटेस्ट सेलिंग प्राइस देख लेंगे। और आप अपने सारे स्टॉक में से ऑब्सोलीट आइटम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 100 आइटम्स पड़ी हैं, इनमें से कौन कौन सी ऑब्सोलीट हो गई हैं? एक आपने कहा सर हर एक की सेल प्राइस देखेंगे, जिसकी सेल प्राइस कम है वो ऑब्सोलीट हो गई, करेक्ट। और जो पुराना स्टॉक हो, ये हाइब्रिड में से बताने लगे हैं भाई, शाबाश, बताएं कोई। फर्स्ट इन फर्स्ट, यानी जो पुरानी चीजें हैं, वो कह रहे हैं, कहने का मतलब यह कि जो पुरानी चीजें हैं सर वो ऑब्सोलीट है। ये कैसे पता चलेगा कौन सी चीजें पुरानी है? मैन्युफैक्चरिंग डेट देखेंगे, यानी आप काउंटिंग की एक टर्म भूल गए, एजिंग रिपोर्ट देखेंगे। एजिंग रिपोर्ट से पता चल जाता है कौन सी इन्वेंट्री कितनी पुरानी है। क्लियर हो गया? उससे भी पता चल जाएगा। अच्छा, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान पता चल सकता है कि कौन कौन सी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई है? वो कैसे पता चल सकता है? कंडीशन, जो इन्वेंट्री टूटी फूटी है, जो इन्वेंट्री जली हुई है, जो इन्वेंट्री खराब है, फिजिकल कंडीशन उसकी डिस्टर्ब नजर आ रही है, उसका मतलब क्या है? ऑब्सोलीट है, ऑब्सोलीट हो चुकी है। एक वैसे में केस स्टडी में उसने पूछा, उसने कहा आप स्टॉक काउंट करने गए क्लाइंट के प्रेमिसेस हुए, वहां पे 4 मशीनें पड़ी थी, 3 मशीनों की ठीक ठाक सफाई हुई थी, चौथी मशीन के ऊपर गर्दो गुबार पड़ा हुआ है, गर्दो गुबार पड़ा हुआ है। बताइए कोई रिस्क है कि नहीं? क्या रिस्क है? वो इन्वेंट्री गर्दो गुबार पड़ा, इसका मतलब है वो यूज नहीं हो रही। यूज क्यों नहीं हो? खराब हो गई होगी, इंपेयरमेंट का रिस्क है। ठीक है। अच्छा, इंपेयरमेंट का रिस्क है तो जिस तरह आपने मुझे बताया कि सर इन्वेंट्री के ऑब्सोलीट हो गई, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एजिंग रिपोर्ट देखेंगे, उसकी फिजिकल कंडीशन देख लेंगे, मार्केट वैल्यू देख लेंगे। उसी तरह एसेट इंपेयर हो गया है, इंपेयरमेंट लॉस कितना रिकॉर्ड करना है, इसके लिए एक प्रोसीजर बता दे, क्या करेंगे? मार्केट, उसे क्या कहते थे कैलकुलेट करने को? रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, शाबाश। या वैल्यू इन यूज का वर्ब, हाँ कोई एक, हाँ बिल्कुल करेंगे।
अच्छा इसका इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे, शाबाश। और इंपेयरमेंट टेस्ट में ये वैल्यू, ये ध्यान में रखिएगा, इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स का अगर प्रोसीजर पूछे तो उसमें इंपेयरमेंट टेस्टिंग जरूर कहीं लिखेंगे, और उसमें दो लफ्ज इस्तेमाल करने हैं हमने, एक वैल्यू इन यूज, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। एडिशन टू फिक्स एसेट्स, अगर ड्यूरिंग द ईयर फिक्स एसेट्स में बहुत ज्यादा एडिशंस हुई हैं, आपने काउंटिंग में पढ़ा हुआ है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कंसेप्ट, कोशिश की थी, कोई बात नहीं। उसमें कोई इस तरह के एरर होते थे कि रेवेन्यू आइटम्स कैपिटल में क्लासिफाई हो गई, कैपिटल रेवेन्यू में हो गई। तो मुझे बताइए, अगर ड्यूरिंग द ईयर सिग्निफिकेंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इनकर किए गए हैं, तो क्या रिस्क है कि कुछ कैपिटल नेचर के एक्सपेंस भी एक्सपेंस आउट हो गए हैं? कैपिटल नेचर का रिस्क है कि नहीं है? बिल्कुल रिस्क है। और अगर सिग्निफिकेंट फिक्स एसेट्स ऐड किए गए हैं तो उसमें भी रिस्क है कि नहीं, कि कुछ रेवेन्यू नेचर की आइटम्स भी कैपिटलाइज हो गई होंगी। याद रखें, जब कभी कहीं पे कंस्ट्रक्शन होती है ना, जैसे रूम है, इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, इसमें बहुत सी कैपिटल नेचर की आइटम्स तो ऐड हुई हैं, लेकिन कुछ रेवेन्यू नेचर की आइटम्स भी ऐड हुई हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि अकाउंटेंट सारे के सारे खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दे, या सारे के सारे खर्चे को रेवेन्यू। तो याद रखें, जब कभी सिग्निफिकेंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगी, या जब कभी सिग्निफिकेंट फिक्स एसेट एडिशन होगी, दोनों सूरतों में सेम रिस्क है। क्या? कि देयर में बी मिस क्लासिफिकेशन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, देयर में बी मिस क्लासिफिकेशन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जब कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन में कहे कि मेजर फिक्स एसेट परचेज किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, आपने कहना है तो लगता है इसमें कुछ रेवेन्यू नेचर की आइटम्स भी कैपिटलाइज कर दी गई होंगी। IAS 60 में क्वेश्चन भी होता था, मुझे याद है हमारे जमाने में करवाया करते थे कि एक फिक्स एसेट खरीदा, उसके ऊपर वो 8-10 नेचर के एक्सपेंसेस होते थे, कहते थे उसमें से कुछ एक्सपेंसेस ऐड करने थे, कुछ नहीं। तो आप उसमें बाजुकात गलती कर जाते थे ना कि रेवेन्यू, ये वही चीज कह रहा है कि जब कभी कंपनी फिक्स एसेट बाय करेगी तो बाय नेचर रिस्क होता है कि कुछ ना कुछ रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज हो गए होंगे, या कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस रेवेन्यू रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, हमारा एक क्लाइंट था हॉस्पिटल, उन्होंने जिस साल का ऑडिट कर रहे थे उस साल में एक नया उन्होंने डिपार्टमेंट कह लें बनाया था, एक डेंटल डिपार्टमेंट। तो उसमें हर चीज को उन्होंने, जैसे ही जो कॉन्ट्रैक्टर इनवाइस देता था ना, जो उसको कैपिटलाइज करते रहते थे। फिर हम गए, हमने वो इनवाइसेस निकलवाई, उनमें से देखना रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं। ठीक है, उनको लैदा करवाया, फिर उसके बाद कैपिटल के उस पर रेक्टिफाइंग एंट्री पास करवाई। तो जब कभी क्लाइंट फिक्स एसेट परचेज करेगा ड्यूरिंग द ईयर, मिसक्लासिफिकेशन का रिस्क हो, या सिग्निफिकेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करेगा, ये है एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है, जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहा है, और ये क्या है, फिक्स एसेट परचेज कर रहा है। अब देखें, फिर अब आप चूंकि रिस्क के साथ साथ प्रोसीजर भी खुद बता रहे हैं, तो मुझे बताइए, फिक्स एसेट परचेज किया क्लाइंट ने, उसमें आप कैसे वेरीफाई करेंगे? देखेंगे उसकी इनवाइस देखेंगे, उसका गुड शीट नोट देखेंगे, उसको भी फिजिकली जाके देख लेंगे मौजूद है कि नहीं, चला के देखेंगे सही चल रहा है कि नहीं, और फिर देखेंगे डेप्रिसिएशन उसकी सही कैलकुलेट हो रही है कि नहीं। डेप्रिसिएशन का रूल आपको याद है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल, ये याद है? ये तो नहीं होता था। अब मंथ वाली भी नहीं है, और डे वाली है, डेट। एसेट स्टार्ट, डेप्रिसिएशन स्टार्ट होती है फ्रॉम द डेट व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, तो ये डे से होती है भाई। परसों तक मंथ में थी, कल रात को ही मेरा हाल है फिर डे वाली हुई। बहरहाल चले, इसको छोड़े मंथ या डे, जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज है तब से रिकॉर्ड होनी है, ये चेक करना। ठीक है, ठीक। रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये भी हमने डिस्कस किया था। अगर क्लाइंट ने, ये भाईजान बताएंगे मुझे, क्लाइंट ने अपनी प्रॉपर्टी को रीवैल्यू करवाया हुआ है, रिस्क है, क्या रिस्क है कि उसने वैल्यूएशन गलत रिकॉर्ड की होगी, अपनी मर्जी के बंदे से अपनी मर्जी की वैल्यू रिकॉर्ड करवाई होगी। आपके पास दो एविडेंस क्या होंगे जब कभी? नंबर एक एविडेंस, एक्सपर्ट को चेक करना है वो सही है कि नहीं बंदा, दूसरा उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट को चेक करना सही है कि नहीं। वैल्यूएशन रिपोर्ट में assumptions देखेंगे, और एक्सपर्ट में क्या देखेंगे? उसकी इंडिपेंडेंस, उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ये देखेंगे। क्लियर? अच्छा, क्लोजर ऑफ फैक्ट्री, हाँ, अगर तो एक ही फैक्ट्री है तो गोइंग कंसर्न आ गया, एक से ज्यादा है तो फिर गोइंग कंसर्न का रिस्क नहीं आया। कौन सा रिस्क आया? कौन बताया था रिस्क? कौन सा रिस्क आया? आप बताइए कौन सा रिस्क क्लोजर ऑफ फैक्ट्री में? दो रिस्क कौन से आए? कुछ नहीं पता।
एंड वाले भाई कौन सा रिस्क है? क्या कौन सा रिस्क है बताए? बोले 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 शाबाश। रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन, वाह शाबाश शाबाश। प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग पढ़ा था ना। एक ये तो रीस्ट्रक्चरिंग तो मतलब जो एम्प्लॉइज जिनको निकालना है ना उनको जो कंपनसेशन पे उसके प्रोविजन रिकॉर्ड करो। एक ये तो हो गया एम्प्लॉइज वाला रिस्क। एक और रिस्क भी था फिक्स एसेट्स वाला, क्योंकि अब वो फिक्स एसेट आपके फिक्स एसेट नहीं रहे, करंट बन गए। क्यों करंट बन गए? अब उनको बेचना है। उसके लिए लैदा से एक स्टैंडर्ड लैदा से रूल है क्या कि जो फिक्स एसेट बेचने हैं उनको फिक्स में नहीं रखना, करंट में रखना है और उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, चलें अब आगे प्रोसीजर की तरफ आ जाते हैं। आपने क्लाइंट की बैलेंस शीट देखी, उस पर लिखा हुआ था एसेट्स हेल्ड फॉर सेल 50 मिलियन। आपने पूछा 50 मिलियन कहां से? हमने कहा सर फैक्ट्री बंद किया, ये वो वाले एसेट्स थे और ये वैल्यू की रिपोर्ट मौजूद है। जी बताइए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? मार्केट यानी वैल्यूएशन रिपोर्ट चेक करेंगे वैल्यूअर की, शाबाश। और उस वैल्यूअर को भी तो चेक करना है। दो और डेप्रिसिएशन नहीं चेक करनी, डेप्रिसिएशन नहीं चेक, क्योंकि अब उन एसेट को यूज कर ही नहीं रहे। अब तो वो करंट एसेट बेचना है, जो चीजें बेचनी होती है उनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होती। इंपेयरमेंट नहीं, क्योंकि वो फेयर वैल्यू के ऊपर आ गया है। जो भी इंपेयरमेंट वगैरह हुई होगी वो फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गई होगी। क्या आपको यह देखना चाहिए कि जो फिक्स एसेट्स हेल्ड फॉर सेल में रखे हुए हैं वो बंद है के चल रहे हैं? वो बंद है के चल रहे हैं, ये देखना चाहिए कि नहीं? अच्छा, किस केस में आपके साथ मिस स्टेटमेंट होगी? अगर चल रहे होंगे तो चल रहे होंगे, इसका मतलब है क्लाइंट उसको यूज कर रहा है, लेकिन डेप्रिसिएशन को अवॉइड करने के लिए या करंट रेशो को इंप्रूव करने के लिए उसने उसे हेल्ड फॉर सेल में शो कर दिया। भाई क्लियर हुई है बात? क्लोजर ऑफ फैक्ट। फिर प्रोविजन फॉर वारंटी, ये तो डिस्कस हो गया मेरा ख्याल है कि जब वारंटी पीरियड इंक्रीज कर देंगे, 3 साल से बढ़ा के 5 साल करें तो प्रोविजन भी इंक्रीज, और 5 साल से कम करके 2 साल कर दें प्रोविजन भी डिक्रीज। या जब नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बढ़ जाए प्रोडक्ट के बारे में, इन्वेंटरी ऑब्सोलीट, और जब कंप्लेंट्स ना बढ़े बल्कि एक्सीडेंट्स बढ़ जाएं फिर सिंपल वारंटी प्रोविजन इंक्रीज नहीं। देखिए कंप्लेन में और एक्सीडेंट में फर्क है ना, एक्सीडेंट में फर्क है। एक्सीडेंट में तो आप कंपनी के खिलाफ लीगल केस करेंगे कि प्रोडक्ट ऐसी है, हाँ जी बिल्कुल, लिटिगेशन वाला भी पॉइंट आएगा, ये बहरहाल केस स्टडी में बता देगा। ओनरेस कॉन्ट्रैक्ट, ये तो आपको पता ही होगा नहीं? बस प्रूडेंस कंसेप्ट आपको पता है क्या होता है? क्या यानी एक्सपेक्टेड इनकम है तो नो रिकॉर्ड, एक्सपेक्टेड लॉस है तो यस रिकॉर्ड। अच्छा, ओनरेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इसके साथ लिख लें इज इक्वल टू लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसपे लॉस हो उसे कहते हैं ओनरेस कॉन्ट्रैक्ट, लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। कैफ 4 पढ़ा हुआ आपने? कंपनी लॉ नहीं, बिजनेस लॉ पढ़ा? अच्छा, उसमें एक कंसेप्ट था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कहता था ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया, वो 1000 रुपए पे चीज सप्लाई करेगा, लेकिन ड्यू डेट पे आके वो चीज 1200 की हो गई, और ए ने बी से कहा मैंने नहीं सप्लाई करनी, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई, जो करना है कर लो। याद है क्यों? वो क्यों सप्लाई करने से एग्रीड, हालांकि एग्रीमेंट सप्लाई करने से क्यों इनकार कर देता था? क्योंकि उसको उसके ऊपर लॉस हो रहा होता था। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं ओनरेस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन याद रखें, एक दफा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो आप उससे मुकर, हम उसमें जवाब में लिखा करते थे इस भाई को अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दूसरे बंदे को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, या तो वो चीज खरीद कर या वो पैसे दे, जो 200 रुपए का ऊपर फर्क है। ओनरेस कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो लॉस मेकिंग हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट मेकिंग है ना, उसको रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लॉस मेकिंग है उसको रिकॉर्ड करना है, उसमें जितना एक्सपेक्टेड लॉस होगा उसको रिकॉर्ड करना है। एक केस स्टडी में उसने कहा कि आपके क्लाइंट ने अपने कस्टमर के साथ एग्रीमेंट किया कि वो उसको 10 रुपए में एक चीज सप्लाई करेगा। जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ उस चीज की कॉस्ट थी 8 रुपए, और जब ड्यू डेट आई तो उस चीज की प्राइस हो गई 12 रुपए। 12 रुपए। अब यहां पे क्वेश्चन साइलेंट है, अब आगे अगला पॉइंट शुरू हो गया। बताइए क्या प्रोविजन रिकॉर्ड करनी बनती है? क्योंकि अब लॉस होगा, 2 रुपए का लॉस होगा, क्या प्रोविजन रिकॉर्ड करनी बनती है? जो एवरेज स्टूडेंट है उसने कहा यस प्रोविजन रिकॉर्ड, जो फेल होने वाला स्टूडेंट है उसने कहा कुछ भी नहीं होगा, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो ड्यू डेट नहीं आई। लेकिन याद रखिए अगर एक्सपेक्टेड है ना रिकॉर्ड कर लेंगे उसी वक्त।
फेल होने वाले का ड्यू डेट, पास होने वाले स्टूडेंट ने कहा ड्यू डेट नहीं भी आई, एक्सपेक्टेड लॉस है, रिकॉर्ड करना है, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट है। जो कंफर्म पास होने वाला स्टूडेंट था उसने कहा पहले एग्रीमेंट देखा जाएगा कि उसमें कोई पेनल्टी क्लाज है कि नहीं है एग्रीमेंट तोड़ने पे। अगर एग्रीमेंट तोड़ने पे कोई पेनल्टी क्लाज नहीं है तो इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया जाएगा और कोई प्रोविजन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। और अगर एग्रीमेंट में पेनल्टी की क्लाज है तो फिर देखा जाएगा एग्रीमेंट तोड़े तो पेनल्टी कितनी बनती है और एग्रीमेंट पूरा करें तो नुकसान कितना होता है। दोनों में से जो कम है वो कर लो। बात समझ आ रही है? ये थोड़ा मुश्किल कंसेप्ट है लेकिन चूंकि आप चीजें समझ रहे हैं इसलिए समझा रहा हूं। कुछ भी समझ नहीं आया तो गोली मारे। सिर्फ इतने बात ध्यान में रखें, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। जिसका लॉस रिकॉर्ड करना है, प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है एक्सपेक्टेड लॉस शुड बी रिकॉर्डेड। क्लियर? देयर इज डिस्प्यूट विद मेजर डेटर, ये आपको बता दिया था। लड़ाई होगी तो पैसे गए, पैसे गए। और अगर उसमें यह भी कहते हैं डिस्प्यूट आपके प्रोडक्ट के खराब होने की वजह से हुआ है तो फिर डेटर के साथ साथ इन्वेंट्री में। पेंडिंग लिटिगेशन अगेंस्ट कंपनी, ये भी बताया था क्या? पेंडिंग लिटिगेशन में सबसे अहम एविडेंस क्या होता है? लॉयर। लॉयर से कंफर्मेशन लेटर सेंड करके पूछते हैं केस हारेंगे कि जीतेंगे। अगर लॉयर कहे केस हारेंगे तो उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड होती। लॉयर अगर कह दे कि हार जाएगी कंपनी, शाबाश शाबाश, प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। और अगर लॉयर कहे कि कंपनी जीत जाएगी, डिस्क्लोजर देना है, यानी कुछ ना कुछ लाजमी करना है, डिस्क्लोजर देना। और क्लाइंट पता क्या करता है, जब प्रोविजन रिकॉर्ड करनी होती है तब डिस्क्लोजर दे देता है और जब डिस्क्लोजर रिकॉर्ड करना होता है कहता है कुछ भी नहीं करना। ठीक है क्लाइंट। और अदर रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी को सही रिकॉर्ड नहीं किया, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर केस हार रही हो कंपनी तो वो प्रोविजन कहला, और अगर केस जीत रही हो उसे कंटिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अगर कंपनी केस जीत रही है उसे क्या कहते हैं? जो डिस्क्लोज करते हैं ना। हैरान क्यों हो रहे हैं? ये कंटिंजेंट लायबिलिटी का लफ्ज काउंटिंग में नहीं पढ़ा हुआ। कंटिंजेंट एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी की बात कर रहा हूं, एसेट भी हो सकता है। इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, यानी जहां पे डिस्क्लोज करना था वहां डिस्क्लोज। रिस्ट्रिक्टेड टाइम शेड्यूल फॉर ऑडिट। क्लाइंट कहे आपके पास सिर्फ 10 दिन है, ठीक है, करके ऑडिट भड़काओ। आपने कितने पैसे दिए हैं? 18,000 दिया ना इस सेशन का, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन दे दी जाए भाई 10,000 वाली ऑप्शन भी है, 10,000 में आ जाओ, ठीक है। और प्रिंसिपल, अब मैं आपको जरा तरीका बार बता दूं हमारे क्या मतलब जनरली क्या होते हैं हमारे। 10,000 में घेर लें स्टूडेंट, घेर लिया। अच्छा अब उसके बाद अब मैं क्या करूं? प्रिंसिपल साहब मुझे कहेंगे पढ़ाना भी जरूर है। मैं क्या करूंगा? जरा मेरा तरीका वारदात देखिएगा। मैं कहूँगा 18,000 की फीस में मेरे 100 लेक्चर्स हैं, अब फीस 9,000 हो गई है तो 50 लेक्चर में कहूँगा सही है सर निपटा देंगे। अब क्या होगा भला बताइए? क्या मैं भड़काऊंगा? कैसे भड़काऊंगा? केस स्टडी की प्रैक्टिस कोई नहीं, ये लिस्ट दी है आपसे, ये 3 दिन लगाए ना, तीसरा दिन है ना आज, ये मैं आपसे कहूंगा अब ये देखिएगा 10 मिनट में कैसे भड़कती लिस्ट। ये तरीका बता रहा हूं आपको। ये लिस्ट है बच्चों, ये आपने इसमें बहुत से कंसेप्ट पहले पढ़े हुए हैं, आपने घर जाके रीडिंग करनी है। इसमें से जो चीज समझ ना आए कल पूछ लीजिएगा, और कल पूछ के कोई नहीं पूछ, आपको भी पता है 10 मिनट में पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया, इस तरीके से। तो अगर टाइम मैनेजमेंट की तरफ से मुझे टाइमलाइन स्ट्रिक्ट दी जाए कि आपने 50 आवर्स में ही ऑडिट को कंप्लीट करना है, तो क्या रिस्क पड़ेगा? एग्जैक्टली प्रैक्टिस। और हर बंदे के साथ तीसरा होता है, ये नहीं कि हम लोग करते हैं, हर प्रोफेशन में इसी तरह होता है। अगर आप टाइम कम देंगे तो वो क्या हो, काम भी कम करेगा। तो अगर हम ऑडिटर को कहेंगे कि 31 दिसंबर ईयर एंड है, 15 जनवरी तक तुमने रिपोर्ट साइन करनी है, तो क्या कर देते हैं सर, नो प्रॉब्लम, तो इसमें क्या रिस्क है? रिस्क क्या है जब से कि ऑडिटर बहुत से प्रोसीजर मेड कर सकता है। जैसे हम अगर 50 घंटों में निपटा दें तो बहुत से प्रोसीजर मेट हो सकते हैं। केस स्टडी की डिस्कशन नहीं होगी, पास पेपर की डिस्कशन नहीं होगी, कंसेप्ट खुल के एक लफ्ज के साथ एक्सप्लेन नहीं होंगे, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ये समझ आए रिस्ट्रिक्टेड नहीं, मुझे उन्होंने खुला टाइम दिया, बेफिक्र नहीं, ये ना समझे का टाइम कम है, आपके सेशन के लिए खुला टाइम। हाँ जी फीस 18,000 फीस दी है ना। हाँ तो भाई वो हलाल भी करने हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भड़काने वाला रिस्क है ना। रिस्ट्रिक्टेड टाइम शेड्यूल फॉर ऑडिट का मतलब क्या है
कि ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए कम टाइम मिला है, मैनेजमेंट प्रेशराइज कर रही है ऑडिटर को जल्दी जल्दी ऑडिट करो, तो उसमें रिस्क क्या है? ऑडिटर में नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस। हाँ बाद में केस हो सकता है लेकिन रिस्क है, ठीक है, केस हो सकता है लेकिन वो बाजू का आपको पता है, फिर वो रिस्क ले लेते हैं। प्रीडिसेसर ऑडिटर डिड नॉट विश टू बी रीअपॉइंटेड। प्रीडिसेसर ऑडिटर कौन है? प्रीडिसेसर ऑडिटर इज इक्वल टू प्रीवियस ऑडिटर। आपको पता चले प्रीडिसेसर ऑडिटर। अच्छा, जब कभी आप किसी से बाइक लेने के खरीद रहे, कोई बाइक बेच रहा है, गाड़ी बेच रहा है, घर बेच रहा है, आप जाते हैं सबसे पहला सवाल क्या करते हैं? क्यों बेच रहे हो? रिस्क है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है, पता चले घर है उसमें जिन्नात रहते हैं, ठीक है। हाँ वो गाड़ी हाँ चलते चलते कभी वो उड़ना शुरू हो जाती है, कभी बैठ जाती है, प्रॉब्लम्स है भाई, पूछेंगे। उसी तरह अगर आपको पता चले प्रीवियस ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाह रहा, डिड नॉट विश टू बी रीअपॉइंटेड, तो शुक्र अदा करेंगे आप, शुक्र है वो गया तो हमारी बारी आई। के पूछेंगे, सोचेंगे वो क्यों रीअपॉइंट नहीं होना चाह रहा था, उसकी गुड रीजन भी हो सकती है, बैड रीजन भी हो सकती है, वो आगे डिस्कस करेंगे क्या। लेकिन बहरहाल इनिशियली आपने एक दफा जो अलर्ट हो जाना है कि लगता है कोई डिसएग्रीमेंट था इसका मैनेजमेंट के साथ, लगता है कोई गड़बड़ थी, कोई एविडेंस नहीं दे रहे थे उसको, कोई लड़ाई झगड़ा था, कोई तनख्वाह रोकी, ये भी रीजन होती है। तनख्वाह नहीं कहना चाहिए, रिम्यूनरेशन कहना चाहिए, क्योंकि ऑडिटर एम्प्लॉय नहीं होता। रिम्यूनरेशन रोकी हो, उसकी फीस रोकी हो, ज्यादा बेहतर लफ्ज। या एक्सप्रेस मॉडिफाइड ओपिनियन, पता चला पिछले साल कैडर ने मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया, रिस्क है कोई? मॉडिफाइड ओपिनियन किसी ना किसी मसले की वजह से किया होगा ना, तो जो मसला पिछले साल था वो इस साल भी होगा कि नहीं होगा? चांसेस हैं कि होगा, चांसेस हैं कि होगा। कंटीजेंट लायबिलिटी वाला पॉइंट सुन ले। कंटीजेंट लायबिलिटी एक मुश्किल एरिया है, हो सकता है क्लाइंट ने इसे ठीक रिकॉर्ड ना किया हो। कंटीजेंट लायबिलिटी एक मुश्किल एरिया है, हो सकता है क्लाइंट ने इसको ठीक रिकॉर्ड ना, भाई मुश्किल है कि नहीं है ना। कंटीजेंट लायबिलिटी का क्या करना होता है नहीं पता ना, क्लाइंट को भी नहीं पता होता, यही रिस्क है, उसे ठीक रिकॉर्ड नहीं आती है, ठीक है। लेकिन इसका करना क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, वो आगे एक चैप्टर आएगा। वैसे ही आपका काउंटिंग का टॉपिक है, ये IAS 37 में सिखाते हैं। IAS 37 कितने स्टूडेंट्स ने पढ़ा है? IAS 37 प्रोविजंस और कंटीजेंसी वाला। नहीं बेफिक्र है, मैं समझाऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ने, समझाऊंगा, मुझे पता है जिन्होंने पढ़ा है वो भी फारग भूल गए। और भाई बैठ, पकड़ इसको, पकड़ लो। हाँ क्या हाँ ठीक। अच्छा ये एग्जाम्पल सारी आपने पढ़ ली। फिर बता रहा हूं इस सारी लिस्ट के बारे में दो बातें। एक बात यह कि लाजमी एग्जाम में केस स्टडी आएगी, और दूसरी बात यह कि आपके तकरीबन मोर देन 50% ऑडिट के कंसेप्ट इस लिस्ट में छुपे हुए हैं। आगे चल के आपने इनको डिटेल में स्टडी करना है, इसलिए जिस स्टूडेंट ने ये लिस्ट अच्छे से समझ ली, आधा ऑडिट उसे समझ लिया। और जिसको समझ नहीं आई, फर्ज करें कोई स्टूडेंट जिसको एक पॉइंट भी समझ नहीं आया, कोई इशू नहीं है, ये आगे चल के दोबारा आने हैं डिटेल में, तब समझ लेंगे। लेकिन कोशिश करें अगर अभी समझ लेंगे ना तो बाद की जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी। तो कोशिश करें सारे ना सही 70% कम से कम लिस्ट की आइटम आप समझ लें। 70% आगे चल के फिर हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। ये मैंने 3 दिन जो इसके ऊपर लगाए हैं ना, बिला वजह नहीं लगाए, ये मुझे पता है आइंदा आने वाले दिनों में इसका कितना इफेक्ट होगा, कितना फायदा होगा। ठीक है जी, चलिए 0.5 इंपॉर्टेंट हो गया, डिस्कस किया था अभी। चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।